celebration of your life. Yes or no? So the focus should remain on point. Focus should remain on point. कि मैम क्या डिस्कशन कर रही हैं, पूरा हम शिद्दत से उसको सुने और बिल्कुल ध्यान यहाँ वहां नहीं भटकने दें. तो तुम्हारे वीडियोस ऑफ हैं, लेकिन अधिकतर के वीडियोस के पीछे या तो घर की सफाइयां चल रही होंगी, या कोई बात चल रही है, चीज चल रही है, खाने पक रहे हैं, कुछ ऐसा, तो दिल थोड़ा इधर उधर हो रहा होता है. तो प्लीज एज आई स्टार्ट, पहले ही मैं रिमाइंड कर रही हूँ, पूरा ध्यान केंद्रित करें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें. हाँ या ना? आर यू विथ मी? और अगर ना, तो फिर अपन क्लास ना रखें. बट अगर क्लास रखी है अपन ने, तो फिर अपन इंश्योर करें कि अपनी पढ़ाई ढंग से हो. सही बात है ना? सही बात है ना? क्या बोल रहे थे? सीए क्या रिलेटिव्स बहुत डिमोटिवेट करते हैं. सीए तुम करसा क्या क्या बोल रहे हो डेजी? रिलेटिव्स डिमोटिवेट करते हैं. आई थिंक यही बोलना चाह रही होगी कि तुम सीए कैसे करोगे, ऐसा. ऑल दोज रिलेटिव्स हु से तुम सीए कैसे करोगे, क्या नहीं कर पाओगे, या एक बार तुम्हारा नहीं निकला कब तक देते रहोगे, कुछ और कर लो, जो सारे रिलेटिव्स ये बात करते हैं, एक्चुअली इसके पीछे पता है रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है, आई मीन, though I am going to speak something bad, but that's the reality. कोई इंसान चाहता नहीं है कि अगला इंसान ग्रो करे. जब भी कोई इंसान किसी अच्छी चीज की शुरुआत करता है, तो जो उससे प्यार करता है वो हमेशा उसको एनकरेज करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा. कोई भी इंसान किसी अच्छी चीज की शुरुआत करता है, नई चीज की, तो उससे जो प्यार करते हैं लोग, वो उसको हमेशा एनकरेज करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और उसको ये समझाएंगे कि अप्स एंड डाउन्स तो जर्नी का पार्ट है, लेकिन घबराना मत, हिम्मत रखना, आगे बढ़ना, सब अच्छा हो. और जो लोग कहीं ना कहीं आपसे जेलस होते हैं, जो लोग नहीं चाहते आपकी ग्रोथ, वो आपको कहीं ना कहीं लो फील करवाएंगे. एज इन, तुम कर नहीं पाओगे, तुम्हें ये ऑब्स्टैकल्स आएंगे, और अगर थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो वो फिर तुम्हें खुद के एबिलिटीज पे क्वेश्चन मार्क लगवा देंगे, कि हमें अपने अंदर लगेगा क्या मुझसे ये हो भी पाएगा, या ये लोग सही कह रहे हैं. तो बच्चों, मैं लाइफ में ये सारी चीजें बहुत फेस ऑलरेडी करके आई हूँ, एक्सेसिवली, और उसके अलावा आज भी कर ही रही हूँ. तो आपके साथ खड़े होने वाले शायद ऑलमोस्ट लोग होते ही नहीं, एक्सेप्ट अ वेरी वेरी फ्यू पीपल, जिसमें आपके पेरेंट्स यूजुअली रहते हैं, मेनली रहते हैं. अगर आपके कोई अच्छे बड़े बहन भाई हैं या छोटे बहन भाई हैं, तो वो हो सकते हैं. एंड बहुत रेयर उसके अलावा कोई, मे बी एक आध परसेंट कोई और हो तो हो. नहीं तो मैं ये बोलूंगी कि इन दिस वर्ल्ड 90 to 95% people are not happy to see you even walk on the path which is going to lead you to success. They don't want that. तो हमें इंतजार ही नहीं करना चाहिए उनका कि वो हमें आएंगे और एनकरेज करेंगे. ना ही हमें ये घबराना चाहिए कि वो कुछ कह दें तो हम डिमोटिवेट हो जाएं. हमें एक बात पता होना चाहिए, मुझे ऊपर वाले ने बनाया है, और मुझे इस धरती पे मेरे पेरेंट्स ने पाला है. इसके सिवा मुझे किसी और की जरूरत है ही नहीं. हाँ, अगर कोई प्यार करने वाला टीचर हो, जेन्युइनली प्यार करने वाला टीचर हो, वो भी हेल्प कर देता है. कई मक्कार भी होते हैं आज के जमाने में. खुद टीचर हूँ, लेकिन ये फैक्ट बोल रही हूँ, लोगों ने कई ने धंधा बना के रखा है. पर फिर भी, लीविंग देम ऑल असाइड, हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. बस अगर कोई ट्रस्ट वर्दी है तो ही करना चाहिए. तो पेरेंट्स और ऊपर वाला, बस बस, और खुद के साथ वफादार रहो. करना है, सीए बनना है, फाउंडेशन निकलना है, कितनी ही मेहनत करनी पड़े करूंगा, होगा, होगा, है ना. तो आपको आई थिंक दिवाली, छोटी दिवाली के दिन की सीख मिल गई. मिल गई नहीं मिल गई? मैम, मैंने अपने दोनों दोस्तों के लिए प्रे करा था कि हम साथ में इंटर जाएं. मैम, कल मैंने मैथ्स का क्वेश्चन पूछा, कहा भाई तू फेल होगा, मुझे तो पढ़ने दे. बेटू, ऐसे लोग जो हैं,
ऐसे लोगों के सामने कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो वही है ना, मैं तुम लोग को हर क्लास में क्या बोलती हूँ कि कितने ही बड़े बन जाओ, जीवन के अंदर कभी भी, जो मेरे नाना जी कहते थे, तकब्बुर, एरोगेंस, घमंड मत लेकर आओ। क्योंकि आप कितने ही बड़े बन जाओ, लेकिन आप कभी भी सबसे बड़े नहीं बन सकते, क्योंकि सबसे बड़ा जो है पूरी कायनात का मालिक, उसके पास सब कुछ होने के बाद वो हमें इतना प्यार करता है, इतना सब कुछ नवाजता है, इंसान के अंदर घमंड आ जाता है। मैम जैसे आप बड़े होते जाते हो लाइफ में, हाँ, बेटू एक्चुअली सपोर्ट नहीं करते ना, दे डोंट वांट यू टू ग्रो, दे आर जेलस, they are going to defame you, they will speak bad about you, they may speak bad on your face, they may try to break your strength, your courage, they may speak bad about you पीछे, they will do that all। मैम मैं घर आया हूँ और मेरा छोटा भाई 11th में है, कल उसको अकाउंट्स पढ़ाया और उसको पूरा कंसेप्ट हिला हुआ था, तो मैंने उसको बहुत डांटा। हमारे कंसेप्ट इतने अच्छे क्लियर कर दिए आपने, उसके लिए थैंक यू सो मच, यू रॉक बेटू, यू हैव स्टडीड वेल, गुड। हाँ मेरा बच्चा, पेरेंट्स भी कुछ कुछ कहते हैं कि सीए का टफ होता है, तो उसको मत करो या छोड़ दो। देखो बेटू, मैं तुम्हें मेरा बताऊं, फिर अपन बढ़ते हैं। माई फादर ऑलवेज वॉन्टेड दैट आई बिकम सीए। तो जब से मतलब थोड़ी अकल संभाली और ये समझ में आया कि हाँ आपको कोई प्रोफेशन चूज करना पड़ता है या आगे जाके आप कुछ बनते हो, तो ही एवरी टाइम वांटेड दैट आई बिकम अ सीए। एंड देन somewhere in 10th standard, when I was very clear, 11th I'll be taking commerce and I'll start my preparation of commerce journey और फिर सीए करेंगे। तो मेरे पापा ने एक बार बोला, कहते हैं कि बेकार से तुम सीए रहने देना, कुछ भी दूसरा देख लेना। तो मुझे बहुत ऑकवर्ड सा लगा। मैंने कहा पापा आप तो हमेशा सीए का कहते थे, तो फिर आपने एकदम से ये बात करी, तो क्यों ऐसा? तो देन ही सेड, आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट बेटा। तो मैंने कहा तो फिर आप कहते क्यों थे हमेशा? तो बोला नहीं मैं हमेशा कहता था, बट आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ प्रेशर टू कम ऑन यू। और अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो फिर तुम्हें अपने अंदर ये फील ना हो कि यार मेरा तो कहीं का नहीं हुआ करियर, कहीं भी फाइन चीज में नहीं कर पाए। और सीए बनने के बाद भी जैसे आप कभी ऑडिट कर रहे हो या आप क्लाइंट से मिल रहे हो, तो बहुत अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, कई गुंडे टाइप के होंगे, कई वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, कभी आप बैंक ऑडिट पे जाते हो तो हो सकता है वो आप पे प्रेशर एक्सर्ट करें। तो एज अ फीमेल हो सकता है तुम्हारे लिए इट ऑल बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी चीजें नहीं है, यू माइट प्रिपेयर फॉर एनीथिंग एल्स, एंड यू आर सो इंटेलिजेंट मेरे बच्चे, तुम जो करोगी हो जाएगा, तो तुम इसको छोड़ सकती हो। आई लुक्ड इनटू हिज आईज एंड सेड, पापा आई विल डू दिस ओनली, जो हो जाए आई विल डू दिस ओनली। कोशिश करूंगी कि आपने जो विजन रखा था मेरे लिए वो पूरा हो। 11th स्टैंडर्ड जब मैंने मैथ्स ऑप्ट किया ऑप्शनल में, तो ही सेड कि मैथ्स मत लो। आई सेड क्यों नहीं लूं? तो कहते हैं मैथ्स इसलिए मत लो क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, तुम्हें तो मैं मैथ्स में हेल्प नहीं कर पाऊंगा। 11th 12th की मैथ्स में कोचिंग तो लगती है, मैं तुम्हें कोचिंग भेज नहीं पाऊंगा। आई सेड आप भेजना भी मत, आप पढ़ाना भी मत, मैथ्स तो हम लेंगे साथ, क्योंकि 10th में मेरे 100 on 100 थे मैथ्स में, तो मुझे मैथ्स से बहुत प्यार है, बहुत। तो मैंने कहा मैथ्स तो हम लेंगे। तो कहते हैं अच्छा। अपन ने लिया मैथ्स, highest scorer in class in 11th without any coaching tuition. Same went in 12th standard. I think I had around 95 marks in maths in my 12th standard. तो बेटू, पेरेंट्स अगर कभी किसी चीज का कहते हैं कि शायद ना हो पाए, उनको गलत मत मानो। वो तुम्हें गलत नहीं बोल रहा है, वो तुम्हें ये नहीं रियलाइज कराना चाह रहा है कि तुमसे नहीं होगा। एक्चुअली पेरेंट्स जो होते हैं ना, कई बहुत स्ट्रांग होते हैं, जैसे मेरी मम्मी, करना है तो करना है, ऐसे कैसे नहीं होगा। और एक जगह पे मेरे पापा, कर लो, चाहो तो मत करो, तुम्हारे को टेंशन नहीं होना चाहिए, तुम्हें ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि तुमसे नहीं हो पा रहा। सो पेरेंट्स ultimately are at loving and caring and only. They never have wrong intention. Never ever they have wrong intention. Any third person in life can have wrong intention. The way the parents speak, that might not be that correct. That is mainly because of the Indian society that we have. उनका बोलने का लहजा कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है यार यही हमारे साथ नहीं है, बट वो गलत नहीं है। ये 100% मैं कह रही हूँ। मैं एक बार को इतना भी बोल दे रही हूँ, कोई भी दूसरा इंसान पेरेंट्स को छोड़ के आपसे जेलस फील कर सकता है, लेकिन आपके पेरेंट्स कभी 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 नहीं चाहेंगे कि जो आप डिजर्व करते हो आप उससे कुछ भी कम पाओ। उनका हो सकता है एक्सप्रेस करने का सही तरीका ना हो, तो नेवर टेक देम रॉन्गली।
अगर वो कुछ बोले भी कि नहीं होगा तो उनसे ये बोलना कि आपका बस आशीर्वाद चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका नाम बेहतर से बेहतर बना सकूं. दे विल ऑलवेज ब्लेस यू, दे विल ऑलवेज ब्लेस यू. सो नेवर हैव दैट नेगेटिव थॉट जरा सा भी अबाउट पेरेंट्स, नेवर. हाँ यार, पेरेंट्स तो मेरे बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे, बहुत, सबके ही अच्छे होते हैं. अभी भी, मतलब, आई कांट टेल यू बट दे आर द बेस्ट. क्या बोल रहे हो बच्चा? मैम, आप कभी हिली नहीं लाइफ से, आपके फादर नहीं रहे जब से इंटर में आप खुद पढ़ा, फाइनल में, फाइनल तो मैंने पूरा ही सेल्फ किया है. शैला दीदी को भी आपने पढ़ाया, इतनी प्रॉब्लम्स आई फिर भी हिम्मत रखी. यस, आपके पेरेंट भोपाल में रहते हैं. हाँ मेरे बच्चे, my father expired when I had just started my CA journey, and my mom, she's all good, healthy. She lives in Bhopal only. तो आप समझ गए मेरी बात. तो आपको कभी कोई नहीं आएगा सपोर्ट करने के लिए. नो एंजल इज गोइंग टू कम. Yes, there is a possibility that you have a few loving people who will guide you, but ultimately it's your line, it's your success, it's your decision, and all the rewards will be yours. All the rewards are going to come to you. बेटू, मेरे पापा की किडनीज डैमेज हो गई थी. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटू. अगर आपका कोई फ्रेंड सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है कि सारे ही फ्रेंड बुरे होंगे, दैट्स नॉट द केस. बट मैं तुमसे ये बोलूंगी कि डिपेंडेंसी मत रखो जीवन में किसी पे. डिपेंडेंसी मत रखो जीवन में किसी पे, क्योंकि वो इंसान आपसे जो सपोर्ट दे रहा था वो विड्रॉ करता है जिस मोमेंट. आपको उस पल ऐसा लगता है मैं अब क्या करूं. तो बहुत रेयर लोग, लाइक आपके पेरेंट्स हो गए या आपके कोई बहन भाई हो गए, वहां तक डिपेंडेंसी इज गुड. बट डिपेंडिंग ऑन फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आर ऑलवेज गुड. यू शुड हैव अ गुड सर्कल, यू शुड बी क्वाइट सोशल. लेकिन डोंट डिपेंड, डोंट स्पीक ऑन देयर फेस पर भाई मैं तो उस पर भरोसा नहीं करता. दैट इज नॉट टू बी सेड. आई मीन, यू हैव टू बी सेंसिबल ऑल्सो, बट नेवर डिपेंड ऑन एनीबॉडी. एनी टाइम दे आर गोइंग टू विड्रॉ their support, you are going to be at the suffering end. उनको नहीं फील होगा, तुम्हें दर्द होगा. क्या बोल रहे हो? उनका ड्रीम था कि आप सीए बनो, वो आपको देख नहीं पाए लेकिन आपने वो पूरा किया. हाँ. When my name is taken everywhere, Masera Mazhar. So when that Mazhar comes, that was name of my father. So that is everything. I mean, when CA नाम, CA लगता है प्रीफिक्स मेरे नाम के आगे, तो ऑटोमेटिकली इट्स समथिंग फॉर माय फादर. चलो तुम लोग मेरे को कहाँ लेगा यार, कम ऑन प्लीज. हेडिंग डालो चलो चल के. नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके. आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई नो, एंड आई एम वेरी वीक ऑल्सो. आई जस्ट क्राई ओनली व्हेन आई एम अलोन एंड देन आई एम ऑल राइट. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. यस, इट्स ओके. You will not realize, you will not believe. It was 26th of September when I lost my father in 2013, and I was in my inter journey. Inter just started, and my exam was in May 14. Inter. यहाँ से यहाँ तक total time that I cried for was 1 day. That's it. And I did not, because I had to take care of Mama, I had to take care of Shanila, I had to take care of my studies, I had to take care of finances, everything. The day I gave my paper, उस दिन का दिन है और आज का दिन, आई थिंक ऑलमोस्ट हर नाइट ऑलमोस्ट ऐसी होती है. क्या आई क्राई? यहाँ तक क्यों नहीं रोना था? क्योंकि यहाँ टूट जाते हैं तो उनका सपना पूरा नहीं कर पाते. लेकिन अब अपने पास स्पेस अवेलेबल है तो अपन रो भी लेंगे, तो नुकसान भी होगा कम से कम. समझे? मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ ये बात. तुम्हारी लाइफ में भी बेटू ऊपर नीचे सिचुएशन आ सकती है. जब तक एग्जाम ना दे लो, जब तक टारगेट अचीव ना कर लो, टूटना मत, टूटना मत. क्योंकि उस टाइम टूट गए ना, तो फिर तुमको कोई समेट में नहीं आता. अपना दर्द अपने को पता होता है, इसलिए हिम्मत रखो, पढ़ाई करो. यू ऑल आर गुड बच्चे. क्या मैम आपका ब्रदर है? नहीं, आई एम दी एल्डर वन एंड आई हैव माय यंगर सिस्टर शैमिला, बस दो है हम लोग. चलो, इतनी सारी बातें करा ली तुम लोगों ने. करवाए जा रहे हो, करवाए जा रहे हैं. चलो, चैप्टर की हेडिंग डालो नेक्स्ट.
Chapter number 7. हाँ, I know, and I'm really very blessed and fortunate that I have got इतने सारे बच्चे, those who love me, and I am telling you one thing with you know why I decided teaching? I started teaching because I was like offered to teach, and my parents were already into teaching, so I started. I never wanted to be a teacher. I think I told you something. But after some time, I realized teaching is such a pious thing, such a pure thing, if you do it religiously and you don't make it a money making business. And it's very common in today's world. Education system has become all money oriented. So you show yourself to be a good person. Ultimately, you are just minting money and that's it. I wanted कि as a true person there should be somebody जो सीए वाले बच्चों की हेल्प कर सके, क्योंकि अपने को नहीं मिला ना वो सपोर्ट। तो ऐसा होता था कि अपन अगर दे सकते हैं सपोर्ट तो यार डेफिनेटली कोई भी इंसान कमाता तो है ही, लेकिन अगर उस कॉज भी अच्छा हो, साथ में किसी को सपोर्ट भी मिल जाए, किसी के शायद थोड़े तकलीफों के ऊपर मरहम लग जाए, तो आई थिंक शायद लाइफ बहुत सक्सेसफुल हो जाती है। And one of the inspirational person I always talk about has been my principal of school. What a person she was. तो इसीलिए ऐसा हुआ कि नहीं यार, आई कंटिन्यू विद टीचिंग। एक बार में एटलीस्ट 50, 100, 200, 500 बच्चे होते हैं। आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू नर्चर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, nurture the future of the nation. What can be like more lucky than that? I can become reason of bringing smile on a parent's face. So nothing can be better than that, and that made me opt for teaching. तो ये वाली बात, आपकी बातें वेस्ट नहीं जाने देंगे, लाइफ लेसन लेंगे। लव यू सो मच। पास भी होके दिखाएंगे। यस, दैट इज नीडेड। हाँ या ना? मस्ट ने वो सेंट मेरीज कॉन्वेंट। चलिए, तो फाइनल अकाउंट्स आपने हेडिंग दे दी शायद, उसका हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की, विच इज चैप्टर 7 का यूनिट 2। हाँ, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट विद दैट। इट विल टेक थोड़ा सा टाइम, एक आध अटेम्प्ट या सो, फिर आई विल स्टार्ट विद दैट आल्सो। ऐसा है, ठीक है। चलो भाई, अब ध्यान या दो। सबसे पहले हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी मतलब क्या। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी मतलब जो खरीदते हैं रॉ मटेरियल, उसको करते हैं प्रोसेस, और उससे तैयार करते हैं फिनिश गुड्स, और फिर इनको मार्केट में सेल करते हैं। तो बेसिकली आप ये समझें कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी मतलब जहां प्रोडक्शन होता है, वो बना बनाया माल खरीद के नहीं बेचते। दे आर नॉट ट्रेडिंग कंसर्न्स, दे आर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। दे टेक रॉ मटेरियल, दे प्रोड्यूस फिनिश गुड्स एंड देन दे सेल इट ऑफ। इसमें होता क्या है मैम, आज तक हम बनाते थे ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। अब क्या होगा, ट्रेडिंग से पहले बनेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सो इट्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड देन ट्रेडिंग एंड देन पीएनएल एंड देन बैलेंस शीट। क्या ये समझ में आ गया तुम्हें? 1 2 3 4। एग्जाम में इसका 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन बड़ा कॉमनली रिसेंटली आना स्टार्ट हो गया है, 15 से 20 मार्क्स का, और बहुत ही जबरदस्त होता है, क्योंकि इतने कोई टफ फाइनल अकाउंट्स की तरह एडजस्टमेंट भी नहीं होते, सिर्फ क्वेश्चन लेंथी होता है। फटाफट अगर डालना आता हो तो इट इज अ सॉलिड वे ऑफ स्कोरिंग गुड। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे खाली अकाउंट बनाने का 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये दो वेरिएंट ही इसके अंदर चलते हैं, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब तुम सुनते चलो एक एक करके क्या क्या बातें आ रही है। बेटू, ये जो तुम्हारा अकाउंट है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसमें तुम्हारे खर्चे आएंगे जो कि कहाँ इनकर हो रहा है, फैक्ट्री। फैक्ट्री कौन सी जगह है जहाँ क्या चल रहा है, प्रोडक्शन, जहाँ चल रहा है मैन्युफैक्चर। तो वहां पे होने वाले सारे खर्चे, फैक्ट्री, ये दिमाग में रखना, फैक्ट्री में होने वाले
सारे खर्चे कहाँ दिखाए जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। देन प्रोडक्ट यहाँ पे फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब बन जाएगा, तो आप क्या करेंगे? उसको इस अकाउंट से इस अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे, जैसे फिजिकली होता है। फैक्ट्री में जैसे ही प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको उठाते हैं और उसको ले जाके रख देते हैं गोडाउन में। इसी तरीके से यहाँ पे हटाएंगे जैसे ही प्रोडक्ट बन जाए और इस अकाउंट में डेबिट में दिखाएंगे। समझे आप ये बात? कौन से एक्सपेंस आ रहे हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस आ रहे हैं, बिल्कुल सारे एक्सपेंस जो फैक्ट्री तक हो रहे हैं, खरीदने से लेके फैक्ट्री तक जितने हो रहे हैं वो सब इस अकाउंट के अंदर आने वाले। इसमें ऑलमोस्ट कोई खर्चा नहीं आता। इसमें एक तो यहाँ से यहाँ आपका फिनिश गुड्स आ जाते हैं और सेल्स आ जाती है, क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है, ओपनिंग स्टॉक आ जाता है, जीपी आ जाता है, खत्म। इसका दायरा हो जाता है छोटा। इसमें आ जाएगा आपका वो सामान ट्रांसफर होके, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, खत्म। इसमें आपके वही सब चलते हैं, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, और फिर बनती है बैलेंस शीट। एक ब्रॉड आइडिया हो गया आप लोगों को, एक ब्रॉड आइडिया हो गया आप लोगों को सभी को, हो गया। ये सब अपन का ठीक है, देखिए अपन ने लिया है। अब आ जाएंगे अपन इसके ऊपर। जस्ट अ मिनट। अब आप देखना स्टार्ट करिए और से। ये जो छोटी छोटी बातें हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। आपका प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट की बात करूं मैं, सपोजिंग मैं इस बॉटल की बात करूं, सपोजिंग मैं इस पेन की बात करूं, सपोजिंग मैं इस फोन की बात करूं। आपका जो प्रोडक्ट है इसको बनाने में तीन मेन चीजें लगती हैं। डायरेक्ट मटेरियल, मतलब जो ये बॉडी होती है इसकी मटेरियल। डायरेक्ट लेबर, मतलब वो लेबर जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो लेबर जो प्रोडक्शन कर रहा है। और तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये क्या होते हैं ये मैं अलग से आपको समझाऊंगी, अभी नहीं बता रही। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों को एक साथ क्या नाम देते हैं? प्राइम कॉस्ट। क्या नाम? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। इसके बाद ये आपकी है फैक्ट्री। तो अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में जो दूसरे खर्चे होते हैं, जो भी इन तीन के अलावा दूसरे खर्चे फैक्ट्री में होते हैं, उनको कहा जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, या फिर वर्क ओवरहेड्स। क्या क्या नाम? फैक्ट्री, या मैन्युफैक्चरिंग, या प्रोडक्शन, या वर्क ओवरहेड्स। ये क्या है? फैक्ट्री में होने वाले एक दो तीन को छोड़ के कोई भी दूसरा खर्चा। जैसे क्या क्या? जैसे फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूडिंग रेंट, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का बिजली का बिल, फैक्ट्री का सुपरवाइजर। बेटू सुपरवाइजर निगाह रखता है, प्रोडक्शन नहीं करता। तो जो प्रोडक्शन कर रहा है वो डायरेक्ट लेबर है, जो उस पर निगाह रख रहा है सुपरवाइजर, वो ओवरहेड्स में जाता है। रिपेयर हो रहा है फैक्ट्री में, फैक्ट्री का कोई इंश्योरेंस हो रहा है, फैक्ट्री में कोई पुताई हो रही है, सारा फैक्ट्री का वाईफाई के चार्जेस, फैक्ट्री के एसेट्स का डिप्रिसिएशन, ये सब किस में जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स, या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, या फिर वर्क ओवरहेड्स। मुझे तुम यहाँ तक बताओ, पक्का हो गया क्या? पक्का? गुड। अब इसके अलावा सुनो गौर से, यही जो कंपनी होगी जो मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है, इसकी दूसरी जगह होगी उसका ऑफिस, या होगा उसका हेड ऑफिस। बेटू ऑफिस में कौन सा काम चलता है? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट का काम, लोगों की अटेंडेंस रिकॉर्ड करना, पॉलिसीज बनाना, डिसीजन लेना, प्लानिंग करना, ये सब। बेटा क्या बोल रहे हो? वर्कर्स का खर्चा, चाय हुआ, रिफ्रेशमेंट हुआ, ये सब किस में जाएगा? ये सब इसमें ही जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ये नहीं आता, ये एक्चुअली कॉस्टिंग में पढ़ते हैं अपन इंटर में। यहाँ पे फाउंडेशन लेवल पे इसका कोई काम नहीं है, लेकिन आएगा यही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो ऑफिस का खर्चा
ऑफिस का रेंट, डेप्रिसिएशन, अकाउंटेंट की तनख्वाह, रिसेप्शन वाले की तनख्वाह, डायरेक्टर की तनख्वाह, बिजली के बिल, इंटरनेट के चार्जेस, ये सब सारे ऑफिस के खर्चे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कहलाते हैं और ये पीएनएल में आते हैं। दुकान है अगर आपकी, जैसे मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल लेवाइस, मैं कहूँ एडिडास, मैं कहूँ एप्पल, इन लोगों ने फॉर एग्जाम्पल अपना खुद की आउटलेट खोल लिया, तो वो जो दुकान है उसके जो भी खर्चे होंगे, सेल्समैन, रेंट, बिजली, डेप्रिसिएशन, रिफ्रेशमेंट, कुछ भी, ये सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कहलाते हैं। ये भी पीएनएल में आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या आने वाले हैं? डायरेक्ट वाले और फैक्ट्री के बचे कुचे खर्चे, फैक्ट्री के बचे कुचे खर्चे, बाकी सब पीएनएल में जाता है। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो बस भैया, प्लीज जनहित में नोट जारी मत करना, वैसे ही यहाँ से वहां लोग नोट्स मांग मांग के काम चला रहे होते हैं, प्लीज डोंट शेयर इट. It will be unethical, it will be wrong on your part if you do anything like this. I think it's done. Let us go ahead. अब मुझे आपको ये बताना है, ये तो ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये क्या है? प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं आएगा, अभी रुको तो अपन जा रहे हैं अकाउंट पे, क्लियर होगा वहां पे। आपका डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो क्या कहा है? टू डायरेक्ट एक्सपेंस में से सबसे पहले तो समझो एक्सपेंस। एक्सपेंस किसको मानेंगे? जो मटेरियल ना, मटेरियल ना, मटेरियल मतलब जो टैंजिबल होता है, जैसे कपड़ा मटेरियल, इसमें जो भी लगा है, क्या बोलूँ मैं इसको, मटेरियल जो भी है, बॉटल है, प्लास्टिक, ये मटेरियल है, वो मटेरियल नहीं। और लेबर भी नहीं, मतलब जो प्रोडक्शन कर रहा है बंदा, उसको जो तनख्वाह दे रहा है वो तो लेबर में आ रहा है, वो भी नहीं। उसके अलावा जो भी खर्चा है उसको एक्सपेंस बोला जाता है। अब वो मैम डायरेक्ट एक्सपेंस कब कहलाएगा? क्वेश्चन में तुम्हें बारीकी से एक चीज देखनी पड़ेगी, अगर कोई भी खर्चा पर यूनिट दिया, कैसा दिया है? पर यूनिट, पर यूनिट दिया है, जो कि मटेरियल भी नहीं है और लेबर भी नहीं है, और वो पर यूनिट दिया है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। किस में जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। जैसे कि क्या, मैं हमेशा बच्चों को एग्जाम्पल देती हूँ। मैं आपसे कहूँ, सपोजिंग हमने कोई लैपटॉप बनाना प्लान किया, उसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी लग रही है, तो हमने जापान की किसी कंपनी से वो टेक्नोलॉजी ली, तो वो लोग बोले कि आप पर यूनिट हमें 10,000 रुपए दोगे, क्योंकि हमने आपको टेक्नोलॉजी दी, लमसम नहीं जा रहा, पर यूनिट आप हमें 10,000 रुपीज दोगे, हम एवरी लैपटॉप के लिए इनको 10,000 पे करते। अब बच्चों, उन्होंने ना तो हमें मटेरियल दिया, माल तो नहीं दिया, ना उन्होंने मजदूरी करी, तो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ गए तुम ये बात? सब लोग समझ गए? गुड। यहाँ तक होने बाद आगे आ जाओ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, स्क्रीन पे ध्यान दो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बन रहा है? यहाँ लिखते हैं टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्या होता है WIP? जो काम हाफ, आधा हुआ है, आधा हुआ, आधा नहीं हुआ, पिछले साल आधा हो गया था या पिछले मंथ आधा हो गया था, तो इनकम्प्लीट है, पहले तो वो आया। फिर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इज द वर्ड. व्हाट इज द वर्ड? कंज्यूम्ड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम कंज्यूम्ड? कंज्यूम्ड जब आता है तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। ऐसे समझाओ तो बच्चों को समझ नहीं आएगा। अब सुनो, मैं तुमसे कहूँ, हमारे पास 10 किलो सामान पहले से रखा था, हमने 90 किलो सामान और खरीदा, और सारा काम वाम करने के बाद हमारे पास 5 किलो सामान बचा। 10 किलो था, 90 किलो खरीदा, 5 किलो बचा। अब दिमाग लगाओ और ये बताओ कि कितना सामान यूज कर लिया होगा। तो टोटल मैम 100 था, और अगर सिर्फ 5 बचा तो मतलब 95 kg आपने यूज कर लिया। बस यही बात यहाँ आ रही। कंज्यूम्ड का मतलब कितने रुपए का सामान प्रोडक्शन में यूज हो गया। तो जो पहले से था वो लो,
और खरीदा वो जोड़ो, जो एंड में बच गया वो हटा दो, क्योंकि वो यूज ही नहीं हुआ, तो जो कंज्यूम्ड निकलेगा वो यहाँ डलेगा। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आ भी सकता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ भी सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए, अगला आ जाएगा डायरेक्ट लेबर, अगला आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स का मुझे मतलब बताओ जल्दी से, क्या होता है? अभी समझा था हमने, टाइप करो और मुझे बताओ फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, यस, फैक्ट्री के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट के अलावा जितना भी खर्चा फैक्ट्री में होता है वो सब आ जाएगा यहाँ तक। टिक टिक टिक। क्या इसके अंदर ये वाले खर्चे आ रहे हैं ऑफिस के या शॉप के? नो। अब देखो क्रेडिट में, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारों में से, सारे खर्चे में से जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए उनकी कॉस्ट को हम यहाँ से हटा देंगे और किस अकाउंट में भेज देंगे? ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये यहाँ आ जाएगा, देख लो जरा आप खोल के। मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में डाल के हटाया और ट्रेडिंग के डेबिट में डाल के ले लिया। सो नाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रेड, बेचने खरीदने में यूज हो सकता है, प्रोडक्शन से बाहर। देन सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब होता है वेस्ट। तो जब प्रोडक्शन चल रहा होता है तो कुछ हो सकता है वेस्ट निकल आए, जैसे लोहा है वो कटता है वटता है तो छोटा छोटा लोहे के पीसेस निकल गए तो बिक जाएंगे। या मैं बताऊँ बेकरी के अंदर बिस्किट्स बनते हैं, पेस्ट्रीज बनती हैं, पेटीज बनता है, तो उसमें कुछ कुछ स्क्रैप बच जाता है, तो ऐसे कम रेट में बिक जाता है मार्केट में। तो स्क्रैप अगर बिक रहा है तो कितने रुपए मिल रहा है वो यहाँ आ जाएगा। फिर आ जाएगा बाय क्लोजिंग डब्ल्यू आई। क्लोजिंग डब्ल्यू आई मतलब ईयर एंड में, मंथ एंड में जो अधूरा रह गया बेटू उसको अपन यही रखना है। जो पूरा हो गया उसको ट्रेड में भेज दिया कि यह बिकने योग्य है, लेकिन जो अधूरा है उसको यही बैलेंस दिखा के खत्म कर देंगे। ठीक है, ट्रेडिंग में क्या होगा? ओपनिंग कौन सा आएगा? फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स का मतलब जो पहले से कंप्लीट है, बिके नहीं। यहाँ कौन सा ओपनिंग आता है? अधूरे का, क्योंकि यहाँ प्रोड्यूस होना है। यहाँ कौन सा आएगा? जो पहले ही कंप्लीट हो चुके, तो जो इस बार कंप्लीट हुए वो यहाँ आ गए, सेल यहाँ गई, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का यहाँ गया, प्रॉफिट या लॉस आ। स्क्रीन 2 मिनट में पूरा रिवाइज करो और मुझे अपडेट करो बिफोर वी मूव ऑन विद क्वेश्चंस। बिफोर वी मूव ऑन विद क्वेश्चंस पूरा करो जल्दी से स्क्रीन रिवाइज। आई थिंक दैट्स डन। Somebody is asking कि मैम हाउ आर यू सो स्ट्रांग? I don't know, God has made me very strong, but my nanu very very strong, my mama very strong, and definitely my principal sister, amazing she was। सिस्टर मेरी से बेस्ट थी, तो शायद उन लोगों को देख के आया बिकम इवन, वैसे मैं थी ऐसे हमेशा से। स्क्रैप वाला पार्ट बता। स्क्रैप इज वेस्ट, स्क्रैप इज वेस्ट। तो वेस्ट को बेच के भी कबाड़ी को पैसा देकर, मतलब सामान बेचकर पैसा जो मिलता है वो यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, चलो आओ इधर आ जाओ। ये कोई काम का है नहीं, चलिए इधर आइए, इलास्ट्रेशन देखिए आप मेरे साथ। इलास्ट्रेशन 1 पे आ जाओ। हाँ दैट्स ऑल्सो करेक्ट जोजो। Situations you have faced have made you strong, but the point is, situations make you strong, but situations make you weak also। लोग टूट जाते हैं और उसमें से जो उभर के निकले फिर वो
चल जाता है। चलो खैर, इलस्ट्रेशन 1 पे आओ, पढ़े अपन। आसान क्वेश्चन, गौर से देखो। 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं फैक्ट्री में, पर यूनिट मटेरियल लग रहा है 10 का, पर यूनिट लेबर लग रहा है 5 का। दैट अपार्ट, इसके अलावा, इट वॉज अग्रीड टू पे रॉयल्टी ऑफ 5 पर यूनिट टू जापानीज कोलैबोरेटर। क्या है ये? क्या है ये? मैम इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट दिया हुआ है। 18 का बैठा, 1 लाख यूनिट्स हैं, इंटू कर दोगे, कहानी खत्म। पैसा हजार तो ही जाएगा। कौन देगा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन? नो बडी। तो हो गया, ये लिख के कर लेना। मूव टू नेक्स्ट, कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखते चलो गौर से। एवरीबडी फुल अटेंशन, फुल फोकस, कीप योर कैलकुलेटर साथ। Mr. Vimal runs a factory which produces sabun. Following details were available in respect of his manufacturing activities for the year ended 31st March 2020. इतनी सारी डिटेल दी है, क्या मांगा है उन्होंने? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमसे। चाह क्या रही हूँ मैं, बिना नाम लिखे मैं यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाऊं और तो मुझे गाइड करो। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि तुम्हारा दिमाग चलेगा। जगह काफी कम ली है मैंने, लेकिन ठीक है, करते हैं कुछ। लेट्स स्टार्ट। बताना स्टार्ट करूँ, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में कहाँ लिखूं? तुम गाइड करोगे, मैं सॉल्व करूंगी। उससे तुम्हें वो लगेगा कि हाँ यार चलो मैं बता पा रही हूँ। तो आपका कहना है मैम डेबिट में डाल दीजिए। तो टू ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 10,000 और ये 16,000, उसकी वैल्यू डन। क्लोजिंग कहाँ डालो? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी क्रेडिट बाइंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 12,000। व्हाट इज द वैल्यू? 20,000। 10 ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल। ये टू ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड परचेजेस, इन तीनों से आप क्या निकालते हो? मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब कितने रुपए का मटेरियल यूज हो गया है। तो 170 प्लस 820 माइनस 190 निकालो और बताओ कितना आ रहा है। 8 लाख आ रहा है शायद। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? टू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ये वर्किंग नोट में जाता है, कैलकुलेशन दिखाना रहता है। 8 लाख। चलो आगे पढ़ो। हायर चार्जेस ऑफ मशीन, मशीन को किराए पे लिया। 0.6 पर यूनिट, 0.6 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, जो बन गया, उस एक यूनिट पे 60 पैसा लग रहा है। तो अब बन कितने यूनिट्स गए नीचे देखो, मुझे दिख गया। यूनिट्स प्रोड्यूस है 5 लाख और एक यूनिट का लग रहा है 0.6, तो मल्टीप्लाई होकर कितना आ जा रहा है? 3 लाख शायद। यस रॉक, गुड। 3 लाख आ जा रहा है शायद। तो आप किस नाम से लिखेंगे? टू हायर चार्जेस ऑफ मशीन, बस ऐसे ही नाम से ही लिख तो चल जाएगा। कितना अमाउंट? 3 लाख। ओके, बढ़ते चलो आगे। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री 2,20,000। टू हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री 2,20,000। आगे चलो। डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड, और से पढ़ो। 0.8 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, तो 5 लाख बने हैं, 0.8 लग रहा है, कितना हुआ ये? 4 लाख। एंड 0.4 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यू आई, कितने क्लोजिंग डब्ल्यू आई? 12,000। उस पर क्या रेट लगेगा? 0.4, जो आ रहा है 4,400, सॉरी 4,800, और ये आ रहा है 4 लाख। तो हाउ मच इज द टोटल? 4,04,800। ये डाला अपन ने यहाँ टू डायरेक्ट वेजेस, 4,04,800। कोशिश होना चाहिए कि ऊपर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर ऐसे आए और बाकी खर्चे नीचे आए। बाकी ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, चल जाता है, कोई इशू की बात नहीं है, चल जाता है।
चल पढ़ते चलो आगे। ये सब हो गया। रिपेयर और मेंटेनेंस 1,80,000 फैक्ट्री का ही होगा कुछ। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,80,000। अब क्या कह रहे हैं, ये सब हो गए। अब यहाँ लिखो क्रेडिट में बाय, मतलब देख लो जरा, लिखना नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट, पहला काम तो क्या बेटू, 4 लाख कैसे, ये है ना 0.8 पर यूनिट मैन्युफैक्चर। 5 लाख यूनिट बने हैं, 0.8 के हिसाब से 4 लाख ही। कैलकुलेटर उठाओ जरा सारे बच्चे, और ये लगाओ इधर का टोटल, इधर का लगाओ पूरा टोटल, और उसमें से ये क्रेडिट का 20,000 माइनस करो। नहीं नारी गलत बोल रही हो तुम, दिमाग लगाओ। बैलेंस सही है, लेकिन वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो गलत है। यस, पंच बॉब गुड। बैलेंसिंग करो। 19,08,000 आ रहा है शायद। ये किस नाम से आएगा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से। कितने यूनिट्स, 5 लाख लिखोगे आप। ये ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से क्यों आ रहा है, आपको ये समझ में आया। इतने रुपए टोटल लगे, उसमें से इतने रुपए क्लोजिंग के हैं, तो बाकी प्रोड्यूस हो गए। अरे बच्चू, कह रहे हो डायरेक्ट वेजेस 4 लाख है, बेटा पूरा पढ़ो ना, पूरा पढ़ो। पूरा, पूरा। नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं बनाना ट्रेडिंग, वैसे इसके बाद क्योंकि ट्रेडिंग बनता है। जेरी, आपको आपका आंसर मिल गया। हेलो। ओके, करना आ गया आप लोग को सॉल्व। स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक, लिख के यू विल डू बाद में। 5 लाख लिखना पड़ेगा ना बेटा, 5 लाख यूनिट्स ही तो प्रोड्यूस हुए हैं, लिखना पड़ेगा। अब एक तुम्हारी होगी तो, देख तुम सो रहे हो भाई। 8 लाख कहाँ से आया, मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है, मटेरियल कंज्यूम ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। कम ऑन बेटी, डिस्कशन के बाद ही लिखा है मैंने। बट हम कहाँ थे डिस्कशन के टाइम, अब इस बात पे डांट पड़ना शुरू हो सकती है। अगर आप लोग का सबका हो गया हो तो मुझे बता दो, तो ही हम आगे चलेंगे। वी विल गो आगे जाए। इलस्ट्रेशन 2 हो गया। इलस्ट्रेशन 3 बड़ा काम का है, मैं अभी को कराती हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करने को दूँ, ट्राई करो जितने हद तक कर सको। करो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। अब करो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, जितने हद तक तुम कर सको। ना बेटा जेरी, आपका कैलकुलेशन गलत जा रहा है। आपको मैं अनम्यूट करती हूँ, आप मुझे अपना कैलकुलेशन बताइए कि आपने कैसे किया कैलकुलेट, ताकि मैं आपको आपकी मिस्टेक बताऊँ। बोलो, करो अनम्यूट जल्दी से, इतना नहीं घबराते अपन। मैम, हाँ, 70 वो क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज का इंटू 0.40 करना है ना। कितनी थी क्लोजिंग। एक सेकेंड मैम। तुमने म्यूट ही कर लिया अपने आप को। कितनी थी क्लोजिंग बदली हुई।
होगा कैसे नहीं हो रहा, मैंने दे दिया ऑप्शन, करो। दे दी मैंने यहाँ से परमिशन, अनम्यूट की होगा बिल्कुल। हाँ यस मैम। मैम 1,90,000। हाँ दिया है, 1,90,000 है भैया क्लोजिंग। WIP कौन कह रहा है? कौन सा क्वेश्चन कर रही हैं आप? हम बेटा ये नहीं बात कर रहे हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल जो क्लोजिंग है उसकी वैल्यू। हम बात कर रहे हैं क्लोजिंग WIP के यूनिट्स, कितने यूनिट्स हैं? 12,000। एक यूनिट का 0.4, तो 12,000 यूनिट्स का 4,800। इसमें और इसमें फर्क है। ये कौन सा है? कच्चा माल, उसकी बात नहीं हो रही। ये कौन सा है? जिसपे प्रोडक्शन चल रहा था। तो जिसपे प्रोडक्शन चल रहा था, मजदूर ने उसी पे तो काम किया होगा। तो 12,000 यूनिट्स थे, एक यूनिट का 0.4, तो 12,000 का 4,800। ओके मैम, अब क्लियर है। है ना? ओके। थैंक यू। ओके, वेलकम। बाकी लोग को भी शायद क्लियर हो गया है। तो प्यार से कह रही थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। तो ये क्वेश्चन आपके समक्ष है, आप लोग को मैं दे रही हूँ इसके लिए आराम से 6 मिनट का समय। इसको आप करेंगे लिख कर, और फिर हम डिस्कस करेंगे। आपका अगर इसमें से 80% 90% भी सही होता है तो चलेगा। होश में करिए बस। मेरा कैमरा ऑफ है, कुछ चिंता नहीं करिएगा, यही हूँ मैं। मेक श्योर दैट यू पीपल आर डूइंग। क्लास में जितना ज्यादा डेडिकेशन से करते हैं उतना बाद में इजी हो जाता है।
I'm happy to see that 3-4 children are already done with it. Very good. Betu, can we start our discussion if many are done with it? If many of you done with it, can we start our discussion? How many are still doing? Let me know that we have an idea that we are supposed to wait or not. Okay, I think it's done, done. क्या बात है? Very good. It's done, done. ठीक. Let's check it out then. मैं solution से check करूँ. सबसे पहले क्या आ जाएगा? ओपनिंग WIP. फिर निकालेंगे हम क्या? मटेरियल कंज्यूम. इसमें जरा सी बात ऐसी थी. ये परचेज है, ये ओपनिंग है. तो 3,02,000 पहले से था. 12,10,000 का सामान और खरीदा, लेकिन 18,000 का सामान वापस कर दिया था. तो अल्टीमेटली इतने की परचेज माइनस ईयर एंड में क्या यूज हुआ ही नहीं, 3,10,000. तो बेटू कंज्यूम तुम्हारा ये आना था. देख लो जरा. 11,84,000. 11,84,000. देन रही बात इनडायरेक्ट मटेरियल की, तो अलग से आ गया यहाँ पे. ये हो गया, ये हो गया. कोई भी वैल्यू तुम्हें लगे ये समझ नहीं आई तो पूछना फौरन. क्या आया तुम्हारे डायरेक्ट वेजेस, क्या आए तुम्हारे इनडायरेक्ट वेजेस, क्या आए तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ दिए हैं शायद, रॉयल्टी. उसके बाद बाकी खर्चे, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, दोनों. क्लोजिंग तो सीधे ही दिया है. क्लोजिंग WIP ये है. उसके बाद बाय प्रोडक्ट की सेल यहाँ आ गई. और बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा 17,81,000. प्लीज चेक फुल. आई होप दैट्स क्लियर. सही, पूरा सही. किसी का कोई डाउट? एनी डाउट? एनीबॉडी? एनी डाउट? डाउट एनी डाउट? नो डाउट. फिर वो अपन चल के अब इलास्ट्रेशन नंबर 3 बड़ा वाला कर लेते हैं, जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी को वो आगे पीछे थोड़ा घुमा घुमा के कैसे भी पूछ सकते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टफ नहीं है, लेकिन काम का है. मैम इस चैप्टर को पहले अटेम्प्ट में छोड़ दिया था, पर अब लग रहा है कि कर लूंगी इस चैप्टर को. लग रहा है ऐसा? नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो सारे ऐड करके इम्पोर्टेंट नहीं है लिखना. आप नाम नाम से लिख दो, रॉयल्टी जो भी है. इट स्टिल वर्क्स, नो प्रॉब्लम. गुड. बाकी लोगों को भी लग रहा है कि इसका क्वेश्चन आया तो कर पाओगे? ठीक हो जाएगा. गुड. चलो बेटू, अब अपन ये क्वेश्चन को पढ़ के आप मेरी हेल्प ये करेंगे, बताते जाएंगे कि कहाँ आना चाहिए ये चीज. और जो पॉइंट आपको ऐसा लगे शायद आपका मॉड्यूल सामने है, यार ये वाला पॉइंट मेरा गलत था, उसको आप या तो स्टार मार्क कर लेना या उसको हाइलाइटर से मार्क कर लेना. ठीक है, ताकि क्लैरिटी रहे. इतने में मिस्टेक थी, इस पे वर्क करना है, बाकी तो आता है अपने को. ऐसा पढ़ो. स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, रॉ मटेरियल. अब जो ये रॉ मटेरियल दिया है, ये रॉ मटेरियल कहाँ यूज होता है?
याद है? कंज्यूम्ड में कहाँ यूज होता है? कंज्यूम्ड। निकालो कंज्यूम्ड कितना आ गया? 21,000 प्लस 85 इस 1,06,000 एंड देन माइनस 16 84। क्या पता कितना आ रहा है? देखो कितना आ रहा है। आई थिंक इट्स कमिंग 89,800। हेलो, आ रहा है। ये हो गया हमारा 89,800। मुझे ये बताओ WIP का ओपनिंग टाइम आएगा? मैन्युफैक्चरिंग का डेबिट। फिनिश गुड्स का ओपनिंग कहाँ आएगा? फिनिश्ड गुड्स पूरे बन चुके थे, देखे नहीं? फिनिश गुड्स ना बेटू मैरी, गलत जवाब दिया है आपने। फिनिश गुड्स का ओपनिंग आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। जैसे ही फिनिश गुड्स तैयार हो जाते हैं तो अपन ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देते हैं, तो अब उनका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिखता है। डेटर कहाँ आएगा? बैलेंस शीट एसेट। कैरिज ऑन परचेज, जो सामान खरीद के लाए उसका चार्ज कहाँ जाना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग परफेक्ट। परचेज से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं जाए। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में एसेट। वेजेस, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट। सैलरी, सैलरी P&L के डेबिट। पोस्टेज, टेलीफोन P&L के डेबिट में। सोच के बताओ अगला। रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर, रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर। अबे तुम्हारी ऑफिस फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में क्यों आएगा बेवकूफ लोग? ऑफिस फर्नीचर, फैक्ट्री नहीं, ऑफिस। P&L। कैसे गलत जवाब दिया? अच्छी। कैश एट बैंक, बैलेंस शीट एसेट। फर्नीचर, बैलेंस शीट एसेट। रिपेयर टू प्लांट, ये बताओ। रिपेयर टू प्लांट, मशीन, मशीन तो फैक्ट्री में होती है, तो ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट। चलो क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। बिल्स पेबल, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, यस, मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट। कमीशन रिसीव्ड, यस, P&L का क्रेडिट। बेटू ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है, ये क्या है? ये जाएगा अपने अकाउंट में, याद है तुम्हें ये बात? सॉरी, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस पहले से प्रोविजन में इतना डाला है तो उसको वहां यूज करेंगे, अभी कहीं नहीं। कैपिटल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट का लाइबिलिटी। सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग का क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट का लाइबिलिटी। आप खोल के कोई पॉइंट कहीं कुछ मिस हुआ तो स्क्रीन पे देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ताकि तुम क्लास के बाद लिख के करो के याद से। और कल मुझे सबने मैसेज नहीं करा कि तुम्हारा कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं। सबने मुझे मैसेज नहीं करा कि तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर हो गए। वेरी बैड। क्या परचेजेस यूज मैन्युफैक्चरिंग में होगा, ट्रेडिंग में नहीं आएगा? नहीं, क्योंकि जो परचेज किया है वो कच्चा माल किया है, तो वो मटेरियल कंज्यूम्ड में ट्रेडिंग में जा रहा है। ठीक है, तो आज कर ही दीजिएगा याद से। परचेज विल नॉट गो टू ट्रेडिंग, इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल परचेज, वहां आएगा। ठीक है, बस कर दीजिएगा आप लोग आज। क्या पूछना है पूछ लेना बेटे, उसको भी आज कल में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। ठीक है, चलो इधर आओ। प्लांट एंड मशीन कहाँ आएगा? बैलेंस शीट एसेट। रेंट का जाएगा, खाली रेंट लिखा है, नहीं पता। हो सकता है ऑफिस का हो सकता है फैक्ट्री का हो सकता है शॉप का हो। इसको अभी होल्ड पे डालो, होल्ड। नीचे देखना, हो सकता है कुछ बताएं कि ये है कहाँ का रेंट। लाइटिंग सेम दिक्कत की बात, बताओ तो कहाँ की? ऑफिस की, फैक्ट्री की, कहाँ की? जनरल एक्सपेंस तो ठीक है, P&L के डेबिट में जाएगा। तो अभी अपन ने ये दो पॉइंट को होल्ड पे डाल दिया। पढ़ो आगे। क्लोजिंग स्टॉक है बेटू, एडजस्टमेंट्स हैं ये सारे। बाहर है तो क्या है ये? एडजस्टमेंट्स। बताओ कितने कितने इफेक्ट डलेंगे? दो।
इसका एक इफेक्ट तो अपन डाल चुके, मटेरियल कंज्यूम्ड में। दूसरा इफेक्ट सोच के बताओ कहाँ जाना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक है। दूसरा कहाँ जाना चाहिए इसका इफेक्ट? यस करेक्ट, बैलेंस शीट में एसेट। ऐसे ही फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कहाँ जाएंगे क्लोजिंग, ये बताओ। फिनिश गुड्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट। सेमी फिनिश गुड्स क्या होते हैं? WIP। इनका क्लोजिंग कहाँ जाना चाहिए? बिल्कुल सही, बहुत शानदार, दिल जीत लिया। मैन्युफैक्चरिंग का क्रेडिट एंड बैलेंस शीट का एसेट, दो 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 इफेक्ट। एक बार पक्के कर लो, ये तीनों क्लियर है। फिर मैं आगे जाऊं, सब लोग पक्का कर लो, यहाँ तक क्लियर है? पक्का? पक्का, चलो आगे। कह रहे हैं सैलरीज एंड वेजेस अनपेड, अनपेड आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च आर इतना एंड इतना। तो आउटस्टैंडिंग है तो इफेक्ट बोलो क्या क्या करें? आउटस्टैंडिंग है तो इफेक्ट बोलो दो, क्या क्या करें? हाँ रॉक गलत जवाब दे रहे हो बेटे। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है कि हमने सैलरी मतलब एम्प्लॉय से काम करा लिया, तनख्वाह दी नहीं, तो जब काम करा ही लिया, काम करा ही लिया तो आपका इस साल का खर्चा है, तो आप एक्सपेंस में उसको करोगे ऐड और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाओगे, है ना? गलती नहीं होनी है बिल्कुल, इतनी बेसिक बात है। आगे आओ, मशीन का डेप्रिसिएशन 10% और फर्नीचर का 7.5 है ये प्लीज इसको और से देख लेना। इट इज नॉट 71/2, इट इज 7.5। 1 और 7 के बीच में गैप है, तो 7.5। बताओ मुझे ये जो डेप है, ये डेप ये कहाँ जाना चाहिए? मशीन वाला मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, डेबिट में, और बैलेंस शीट में माइनस। और ये वाला बताओ इसका डेप कहाँ जाएगा? P&L का डेबिट और बोलो बोलो बैलेंस शीट में माइनस। नाउ आई एम वेटिंग for next 2 minutes. You will go through the adjustments written. In case you have any doubts, you better ask. Okay, ma'am, ये वाले point में ये doubt है. Please go through this, then ask. क्या बोल रहे बेटू, आंसर दे रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लग रहा है, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि टाइप करो, उससे क्या होगा तुम्हें समझ आएगा। ओ वाह, मेरा सही, मेरा सही, ऐसा। एक बार एडजस्टमेंट का 2 नंबर का पॉइंट बता दो बेटू। 2 नंबर मतलब ये बोल रहे हो कि ये बोल रहे हो? डोनल्ड कौन सा? रॉ मटेरियल का ये बोल रहे हैं बेटा। ऐसा है, जो अपन ने वो निकाला ना, कंज्यूम्ड मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या बताता है मटेरियल कंज्यूम? कितने रुपए का मटेरियल रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में यूज हो गए। तो ये निकालते टाइम आप इसको वहां पे माइनस करते हो, तो एक इफेक्ट ये आता है। दूसरा, क्योंकि ईयर एंड में इतना स्टॉक बचा है तो ये आपका एसेट है, तो एसेट ना जाएगा। वेलकम स्टूडी। अब बताओ क्लियर है डोमिनेट? गॉट इट। किसी का कोई और डाउट बेटू यहाँ तक? किसी का कोई और डाउट यहाँ तक? नो 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 नो। तो चलो आगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल नेट को भी देखते हैं, इसके आगे जाओ। ऑफिस premises occupy 1/4 of total area, यहीं से बत्ती जलना चाहिए।
हमारे पास जो एरिया है जिसमें हमारा सब कुछ चल रहा है, उसका जो 1/4 है उसमें ऑफिस है। तो इसका इम्प्लाइड मतलब ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये क्या होगा? फैक्ट्री। 3/4 एरिया जो बचा हुआ है वो क्या होगी? फैक्ट्री। तो हम करेंगे क्या? ये जो हमें रेंट दिया था 6,000, इसके दो हिस्से। एक करोगे 1/4, 1,500। ये क्या होगा? ये ऑफिस वाला है, इसीलिए पीएनएल के डेबिट में जाएगा। बच कितना रहा है? 4,500। ये काय का होगा? ये पक्कों में फैक्ट्री का होगा। ये मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में जाएगा। ऐसा मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में जाएगा। चलो इसी तरीके से अगला पॉइंट करो। लाइटिंग 2/3 फैक्ट्री से चार्ज करनी है, 1/3 ऑफिस। तो ये लाइटिंग आ जाओ भाई, नहीं लिखने दो। जी, निकालिए 2/3 इसका। 2/3 निकालो। 3, 4, 5, 900 आ रहा है शायद। ये जाएगा आपके मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में। और बच कितना रहा है? 450। ऑफिस का हो जाएगा पीएनएल के डेबिट। यहाँ तक और देखिए। हो जाए पक्का तो मुझे बता देना कि ठीक मैम, चलिए आगे। पक्का? चलो बस फिर इस बात पे क्या बचा अपने पास? खाली प्रोविजन वाला पॉइंट। क्या बोल रहे हैं? कितना मेंटेन करो प्रोविजन? कितना मेंटेन करो प्रोविजन? 1% ऑफ सेल्स। चेक आउट योर सेल्स। उसका 1% कितना होगा? 1672, है ना? अब बच्चों करना क्या चाहिए, मैं तुम्हें अकाउंट के हिसाब से बता दे रही हूँ ताकि तुम्हें एकदम घुस जाए दिमाग में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले से कितना प्रोविजन रखा है अपने पास? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले से कितना प्रोविजन रखा है? 1650। और तुमने अभी 1% सेल्स का निकाला, जो मेंटेन करना है बैलेंस कैरी फॉर्म, वो कितना है? 1672। तो देखो तुम कितने रुपए की कमी है? 22। तो कहाँ से निकलेगा? पीएनएल। तो तुम्हारे पीएनएल के डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में आएगा 22। और ये जो बैलेंस है, जो बचता है, ये कहाँ जाता है बताओ? डेटर से माइनस करते हैं अपन बैलेंस शीट में, है ना? ऐसे ही होता है। जी मैम, ऐसे ही होता है। अब पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। आई एम गिविंग यू नेक्स्ट 4 मिनट्स टाइम। आप पूरा का पूरा एक बार गो थ्रू कर लो। आपको कोई भी ये लगे डाउट तो आप मुझसे पूछ लो। पूरा क्वेश्चन टिंग 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 एक एक पॉइंट को गो थ्रू कर लो। कोई डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ लो कि मैम ये डाउट करूँ।
पूरे पॉइंट्स अच्छे से गो थ्रू कर लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाए, हाँ भाई मुझसे बन रहा है। हाँ बेटी बिल्कुल। आपका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसको आप अलग अलग नहीं दिखाते, ओपनिंग को अलग, क्लोजिंग को अलग, परचेज को अलग नहीं, आप उसको इकट्ठा कंज्यूम्ड में एक साथ इफेक्ट देते हो। रॉ मटेरियल ओपनिंग अलग, क्लोजिंग अलग, परचेज अलग नहीं दिखाते, इकट्ठा कंज्यूम्ड में इफेक्ट देते हो। हाँ, यू कैन डू दैट बेटा, यू कैन सेंड मी वॉट एवर सजेशन यू वांट, नो प्रॉब्लम। गुड। बेटू तो मैसेज कर देना ना, व्हाट्सएप तो मेरा इतना भरा होता है कि मैं नीचे जाके वापस क्या ही देखूंगी। किसी को भी मुझसे कोई चीज पूछनी है, कुछ रिमाइंड करनी है कि मैम ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, तो आप मुझे वो मैसेज को वापस भेज देना, या डॉट भेज देना, रिमाइंडर भेज देना, जो भी है। चलो, आई थिंक कोई डाउट नहीं बचा इसमें किसी को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, कहीं पे भी कोई पॉइंट मिस हो तो। अब अपन का ये हो गया खत्म। आप लोग ये जो इसका सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल टू, इसको आप होमवर्क में डालो, ट्राई करना, होमवर्क में डालो, ट्राई करना। सेकंड का होमवर्क में डालो ट्राई करने के लिए। बाकी क्वेश्चन मैंने करा दिए, मुझे प्लीज मैसेज करके रिमाइंड कर देना। मैं तुम लोग को आरटीपी में से और क्वेश्चन पेपर में से दो तीन चार ही क्वेश्चन होंगे, बहुत से बहुत, इसके तुम्हें छांट के दे दूंगी, इसके तुम्हें छांट के दे दूंगी। अच्छा थर्ड भी तो है, थर्ड को तुम लोग होमवर्क में रख लो, थर्ड को होमवर्क में रख लो। जो पॉइंट ना बने वो पूछ लेना, बनेगा वैसे सब पॉइंट सिंपल है। करेंगे कब, कल तो दिवाली है, पेपर भी तो है ना, तो करना तो पड़ेगा ना। कल मत करना, या कल एक काम करना, कल इस वाले चैप्टर के कर लेना, आज उसके कर लेना। किसके कर लेना? कंसाइनमेंट करना पड़ेगा ना, कल क्लास नहीं है, कल नहीं रख रही मैं क्लास, मंडे रख लूंगी, प्लीज ना। क्या तुम मुझसे नाराज हो जाओगे इस बात पे? वही तो बात है डेक्स्टर, अपना ओल्ड कोर्स का लास्ट अटेम्प्ट करके निकालना है ना यार, नहीं तो नए में फंस गए ना तो बहुत सारा चेंज है सब सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते वो, लेकिन अगर वो कर सकते हो तो फिर इसको करके खत्म करो ना यार, कर लेना ना बेटी। ठीक है, तो मैं वो कुछ नहीं दे रही, आठवीं वाटवी का नहीं दे रही, इसी जैसे ही है वो सेम। हाल फिलहाल तो तुम इसके दो क्वेश्चन और उसके जितने भी हैं तीन, इनको कर लेना। हाँ बेटू लिली कर देना मुझे मैसेज, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो मैं क्लास क्लोज कर रही हूँ। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी विशेष तुम्हारे लिए। मे गॉड ऑलमाइटी मेक यू अ सुपर सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट सून, नॉट जस्ट क्लियरिंग फाउंडेशन, बट यू बिकम अ सक्सेसफुल सीए, जिसका नाम सब लोग जानते हो, जिसके पास बहुत सारा काम हो, और जो बहुत इंटेलिजेंट हो, और बहुत सारी लक्ष्मी जी तुम्हारे घर पे आए, बिल्कुल एथिकल तरीके से, अनएथिकल तरीके से नहीं, एथिकल तरीके से पैसे में बरकत हो,
और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए तुम खुशी की वजह बनो, यू बिकम रीजन ऑफ देयर प्राइड, उनकी गुरूर की वजह बनो। तो ये तुम्हारे लिए दिल से मेरी दुआ है। घर में भी सबको मेरी तरफ से विशेष देना कि मैम ने बहुत सारी दुआएं और बधाइयां दी हैं, और तुम सबके लिए लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग फॉर यू ऑलवेज ऑलवेज। टेक केयर मेरे बच्चों, बाय बाय। कल मत पढ़ना, आज कर लेना ताकि कल फुल डे एंजॉय कर लो। ओके। मेरी फेवरेट मिठाई कौन सी है? मुझे मिठाई वैसे पसंद है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो, क्या कहते हैं, तो घर में बनता है ना यार, वो सोन पापड़ी नहीं, मुंह पे ही नाम नहीं आ रहा, लड्डू नहीं, गुजिया। यस, गुजिया। आई लव गुजिया एंड आई लव मोदक। तो दिस टू आर। कल क्लास नहीं है। अरे ग्रेसी, ऐसी बात नहीं है, मास्टर मैम से भी अच्छे बनना। तो तुम जब खिलाओ, तुम भोपाल जब आओ यानी, तो मुझे बता देना, मेरे लिए लेके आ जाना, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आ जाऊँ और मैं खा लूँ। ठीक है। तुम भोपाल जब आओ घर से तो लेते हुए आ जाना। मैं जैसे ही आऊंगी भोपाल, हो सकता है आने का मेरा पॉसिबल है, तो फिर मैं ले लूंगी और खा लूंगी। बाय बाय। टेक केयर, बाय बाय बेटू।